हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेन में आते हैं रेगुलरली। और आपका 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट इससे काम हो जाएगा आपका। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस लिमिट का आपने लास्ट टाइम किया था और होपफुली आपने लिमिट निकालना सीख लिया होगा। तो उसी का ये एप्लीकेशन है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, और कुछ ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू सम मोर को एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसमें ये करेक्शन चाहिए, ये cos x का यहाँ टर्म नहीं है, ठीक है ना। चलो तो बच्चों अब ये देखो क्या है क्वेश्चन। फंक्शन f(x) दिया हुआ है और ये डिफाइन नहीं है 0 पे, और f(x) को कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस दिया हुआ है कि f(x) कंटिन्यूअस है और उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको f(0) की वैल्यू की जरूरत है। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि लिमिट और फंक्शन वैल्यू उस जगह पे मैच करता है तो कंटिन्यूटी आती है। अब आपको फंक्शन वैल्यू का अभाव है, बिकॉज यहाँ देखो x नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो 0 डालने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट 0 बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी, और उसके लिए मुझे लिमिट चाहिए। तो लिमिट में निकालूंगा और उसी को मैं फंक्शन वैल्यू बना दूंगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का डिफाइंड नहीं नेचर है और अगर आप उस जगह पे आप उसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो, तो उसके कारण से आप लिमिट लेकर आओगे और लिमिट को फंक्शन वैल्यू बना दोगे, तो उससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिमिट निकालते हैं इसका। हमें चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसका। तो मैं समझता हूं कि अगर एक्सपेंशन, अगर कॉसेस का आपको याद है, कॉसेस का एक्सपेंशन क्या होता है। कॉसेस का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल चाहिए, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, अल्टरनेट साइन के साथ, है ना। तो अपने को देखो एक चीज ध्यान देना चाहिए, जब एक्सपेंशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल करना है ना, ताकि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो हम लोग 2 ही टर्म इसमें से मैनेज करेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो मैं हर एक टर्म का एक्सपेंशन यहाँ लिखता हूँ। तो 1 माइनस कॉस एक्स का लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, है ना। और टर्म्स नहीं चाहिए। कॉस 2x का पावर हाफ है ना, तो उसको पहले लिखता हूँ 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2। अब 4x स्क्वायर कहाँ से हुआ, 2x आपने x के जगह सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और पावर हाफ, फिर उसी तरीके और टर्म्स हैं लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे। 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 पावर 1/3, ठीक है। और भी टर्म्स हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस, जैसे अभी देखो ये हाफ है ना, तो ये हाफ पावर को हम लोग एक और एक्सपेंशन दे देंगे। कौन सा एक्सपेंशन बच्चों बताओ, कौन सा एक्सपेंशन। 1 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर अगर हमारे पास n होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, है ना। और भी टर्म्स आते हैं लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो उस एक्सपेंशन का भी हम लोग इस्तेमाल करें इसके अंदर। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स का मतलब हाफ इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4/2, और 2 और डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अंदर से क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, और अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बताओ, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे इसको 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 का ही टर्म इकट्ठा करो, उसके अधिक पावर्स की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, देखो जरा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, यहाँ से हाफ आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप कितना देख रहे हो, ये 3/2 देख रहे हो, है ना। तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, और बाकी टर्म्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये एक्स स्क्वायर एक्सपोज हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला एक्स स्क्वायर बाद में कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको लिमिट क्या मिलेगी, यहाँ से देखो आप, ये कितना आ रहा है, ये 3/2 मिला के 3 हो गया, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया, तो ये लिमिट आपका 3 आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया है। आप फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना चाहते थे तो आपको फंक्शन की वैल्यू इसी लिमिट के बराबर लेनी चाहिए, तब जाकर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट की प्रैक्टिस है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of points of discontinuity of the function greatest integer of 5x plus fractional part of 3x in 0 to 5.
अब बच्चों ये समझते हो आप कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट वाले होते हैं वो इंटीजर्स पे अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, वहां पे वो डिस्कन्टिन्यूटी ला सकते हैं, लाएंगे नहीं ये किसी को गारंटी नहीं है, ला सकते हैं। तो हम लोग पता लगाएंगे कि व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, है ना। इसके लिए हम डाउटफुल पॉइंट पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? जब भी 5x कोई इंटीजर होगा तो दिक्कत होगी हम लोगों को, m इज एन इंटीजर, तो x अगर m/5 फॉर्म का होगा, है ना, और कितना m हम लोग रखेंगे ये भी देख लो आप। हम लोग m की वैल्यू रखेंगे 0 से 5 के अंदर x लाने के लिए 0, 1, 2 से लेकर के कहां तक 25 तक, है ना। यहां तक के हम लोग क्लोज ब्रैकेट है, तो 25 तक का अगर हम लोग m लेते हैं तो इससे x की वैल्यू जनरेट होंगे, जो कि यहां पे आके आपको इसको इंटीजर बनाएंगे और इसके ये फंक्शन डिस्टर्ब होगा, मतलब इसमें जंप आ सकता है। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट 3x में क्या डाउट्स है? इसमें डाउट्स ये है कि जैसे 3x भी फिर से कोई इंटीजर बने तो उससे हमें n/3 आ रहा है, और इस समय हम लोग n क्या इस्तेमाल करेंगे? 0, 1, 2 से लेकर कहां तक 15 तक, है ना। तो इसमें अगर काउंट करो तो इसमें आपके पास 26 पॉइंट्स ऑफ डाउट है, इसमें 0 इंक्लूड करके फिर 16 पॉइंट्स ऑफ डाउट है, ठीक है। अब हमारी जो थ्योरीज हैं वो क्या बताती हैं कि अगर आप दो फंक्शन को डिस्कस कर रहे हो तो कंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी प्लस डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट। और डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस में वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन, हो सकता है कि कंटिन्यूअस भी हो जाए या डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो हम लोग उन केसेस को लोकेट करते हैं पहले जहां पे डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस हुआ है। एक्चुअली वो केस कौन से होंगे? वो केस वही होंगे जहां पे ये और ये डेटा मैच किया होगा, तो उस जगह पे दोनों का मैचिंग डेटा पे दोनों की डिसकंटिन्यूटी चल रही होगी, उससे हमें थर्ड केस आएगा, उसको हम पहले पकड़ते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि m/5 और n/3 मैच कर रहा है ना। तो लेट अस सी कैसे मैच कर रहा है। m = 5n/3 लेंगे हम लोग, और m एक इंटीजर है, आप समझते हो, यहाँ m और n हम लोगों ने इंटीजर्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो और उसका रेंज है हमारे पास, तो अगर m को इंटीजर बनना है तो n डिविजिबल बाई 3 होगा, तभी होगा n इज डिविजिबल बाई 3, समझ रहे बात को। 3 से डिवाइड होगा तो ये m इंटीजर बनना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि n के कौन से वैल्यूज आप यूज करोगे जो 3 से डिविजिबल है इस लिस्ट में से? 0, 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। ये जो 6 डेटा है उसमें क्या होगा कि x की वैल्यू कैसी आ रही है, अच्छा सोच के देखो आप। जैसे ये 0 डाल रहे हो तो m की वैल्यू भी 0 आ गई, और 0 से x की वैल्यू 0 हो गई, है ना। जब 3 डाल रहे हो तो यहां से क्या आया, आप यहीं से देख लो, 3 डाल करके 3/3 1 आ रहा है, तो इससे ये इंटीजर्स आ रहे हैं, है ना, इससे इंटीजर्स आ रहे हैं। अब हम लोग देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं, ट्रेंड सिमिलर रहेगा, वो दोनों को आप सभी 6 पॉइंट्स को आप नहीं स्टडी कर पाओगे गिवन टाइम में, तो कोई एक पॉइंट हम लोग पकड़ के चलते हैं। सपोज करो हम लोग चेक करते हैं x = 1 को, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, उस फंक्शन की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 से थोड़ा कम रहेगा, तो ये 5 से थोड़ा कम, मतलब ये 4 देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और ये आप समझते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर आप कोई लिमिट ले रहे हो, जैसे मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3, 1 - h डालेंगे ना। 1 - h क्यों डालेंगे, हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और h हल्का सा पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्वांटिटी कैसा बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 - 3h आ रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो 1 - 3h। तो तुमको अगर 3 - 3h क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 3 का भी कोई काम नहीं है। हम लोग अगर चाहें तो पूरा 3 फेंक दे, -3h बचेगा। -3h एक नेगेटिव नंबर है, बिकॉज h हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो हम लोग उसको देखेंगे तो 1 - 3h होगा, अगर उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में देखना चाहते हैं। अब इसकी लिमिट क्या आ रही है, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड निकाला। अब सपोज करो इसी जगह पे मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 5 थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये इंटीग्रल पार्ट में 5 दे देगा, और उधर से क्या होगा, वो लिमिट h * 0, 3h का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। क्यों मैंने h लिखा, क्योंकि सोचो आप 1 + h इसमें डालोगे तो 3 + 3h आएगा, है ना। 3 हमने हटा दिया तो 3h बचेगा, 3h का फ्रैक्शनल पार्ट 3h रह जाएगा। तो 3h का अगर फ्रैक्शनल पार्ट 3h रह जाएगा, h पॉजिटिव है, तो आपको ये लिमिट में 5 देगा। अब ये लिमिट दोनों जगह से सेम आ गया। अब फंक्शन वैल्यू भी आप चेक कर लो, आप डालो,
1 पे डालो, इसकी फंक्शन वैल्यू कितनी आ रही है, f1 आपका 5 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग को 1 पे कंटिन्यूटी मिल गई है। और सिमिलर एक्टिविटी आप कर सकते हो इन सब के अंदर भी। तो वैसे तो 0 और 5 तो एंड पॉइंट्स हैं, तो वहां तो खैर कोई दिक्कत कम होगी, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स के ऊपर सब जगह आप चेक करोगे तो कंटिन्यूटी मिलेगा। दैट मीन्स कि ये सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये कौन सा केस था, ये वाला केस था जो डाउटफुल केस हमने डिस्कस किया था कि दोनों चीज डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो जोड़ के हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है। बट वी आर वेरी लकी, ये सभी 6 के 6 पॉइंट्स आपको कंटिन्यूअस निकल के आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लिया जाए कि कोई और पॉइंट होता, सपोज टेक एन एग्जांपल कि हमने n0 नहीं लिया, हमने n1 लिया। ठीक है, तो n1 लिया तो हमारे को यहाँ से नंबर 1/3 निकलेगा, है ना। उस 1/3 पे क्या होगा सोच के देखो, 1/3 पे ये फंक्शन में प्रॉब्लम है, डिसकंटिन्यूटी आएगी, लेकिन इसमें तो कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि उसको तो डाउट है ही नहीं 1/3 पे। तो वो केस बनेगा ये वाला, कंटिन्यूटी प्लस डिसकंटिन्यूटी से डिसकंटिन्यूअस निकलता है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है 1/3 में, तो रिमेनिंग सभी पॉइंटों पे जब चीजें अनकॉमन होंगी, मतलब इसका कोई डेटा खराब हो रहा है, इसका सही चल रहा है, इसका खराब हो रहा है, उसका सही चल रहा है, तो वो सब डिसकंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जहां कंटिन्यूअस था वहां तो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। हमें काउंट करने को क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो अब जरा सोचो, ये जो 26 पॉइंट्स थे, इसमें से 6 ये वाले, ये तो कंटिन्यूअस निकले, है ना, तो इसमें से -6 करो। ठीक है ना, फिर उसी तरीके से यही पॉइंट्स इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें से भी 6 कम करो, है ना। अब जाके आप काउंट करो कि टोटल नंबर डिसकंटिन्यूटी कितने आएंगे। तो टोटल नंबर डिसकंटिन्यूटी कितने आ जाएंगे, 20 + 10 दैट इज 30। तो हम लोग को इसमें 30 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। ठीक है, इसमें देखा आपने कॉन्सेप्ट्स, ये इन 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। आपको डिसकंटिन्यूटी प्लस डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है, कंटिन्यूटी प्लस डिसकंटिन्यूटी को नहीं चेक करना है ना, वो तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। gx, fx और hx। hx तो एक कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ fx के साथ मॉडुलस भी है। आपसे क्या पूछा गया, hx के बारे में पूछा गया 0 पे। वो भी अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो 0 पे ही वर्क करना चाहते हैं ये लोग, है ना। तो 0 का लेफ्ट 0 का राइट हम लोग देखेंगे, है ना। ना एक चीज आप नोटिस करो कि 0 का लेफ्ट डेंजरस है। क्यों, क्योंकि अगर x अगर 0 माइनस से अप्रोच करेगा तो इस टर्म को जरा देखो आप, ये क्या होगा, ये 1 से हल्का सा कम होगा, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट इंडिया में 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट 0 नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन उस समय अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम h में 0 माइनस से ऑपरेट करना चाह रहे हैं अगर, तो ये फंक्शन काम करना बंद कर देगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे काम नहीं होगा। दैट मीन्स कि फंक्शन hx इज अनडिफाइंड इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0। अनडिफाइंड, hx इज अनडिफाइंड, मतलब है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात दिख गया कैसे, 0 के लेफ्ट से ये क्वांटिटी एग्जैक्टली 0 हो रहा है, चीजों को अनडिफाइंड बना देगा। तो इसका मतलब ये सब ऑप्शन किसी काम के नहीं है, h 0 माइनस का ये सब बात जो है बेकार की बात है ना। लेकिन आपने ये सीखा है कि जब भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी डोमेन के साइड से चेक करते हैं। तो हमारे पास डोमेन 0 प्लस पे है क्या, है, बिल्कुल है। अगर x 0 प्लस पे आप ऑपरेट करोगे तो ये काम करेगा, ये आपको 1 देगा। तो इसका मतलब कि 0 प्लस पे डोमेन है, फंक्शन 0 प्लस पे डिफाइंड है। ठीक है, तो लेट्स वर्क ऑन द लिमिट ऑफ फंक्शन hx एज x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, x टेंड्स टू 0 प्लस hx की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप उसमें सोचोगे कि 0 प्लस में क्या करना है, तो इसमें आप समझो कि f में आप 0 प्लस समथिंग डालोगे, यहाँ 0 प्लस समथिंग आएगा। 0 प्लस समथिंग जैसे ही आएगा तो नीचे से तो 1 आएगा, मतलब मॉडुलस में आपको काम करनी है g ऑफ f ऑफ, यहाँ पे देखो क्या होगा, 0 प्लस पे ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा। ये लिमिट का तो एक्टिविटी था, लेकिन ये तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ये f0 में चला गया। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, सॉरी f हटा देता हूँ, फंक्शन की वैल्यू तो हमारी डिस्कस हो रही है ना, तो ये f जो है हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं 0/1। ठीक है, 0/1 सॉल्व कर, तो एक्चुअली में देखा जाए तो g0 हो गया, है ना। तो g0 हो गया, तो g0 की वैल्यू आप यहां से निकालो, कितना आ रहा है, tan इनवर्स 0 माइनस cot इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, और cot इनवर्स 0 कितना होता है, π/2 होता है, तो इससे आपको -π/2 मिल जाएगा। ठीक है,
तो 0 प्लस साइड से आपका लिमिट है ना। अब हम लोग एक बार फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे 0 पे, है ना। तो वन साइडेड कंटिन्यूटी मिलने का स्कोप है, अगर ये 0 पे वैल्यू निकल जाए तो ये 0 अगर वैल्यू निकालोगे तो यही सेम निकलेगा, यहां से g ऑफ f 0 हो जाएगा। f0 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, f0 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और 0 के बाद आप यहां आ जाओ तो फिर वापस वहीं से -π/2 आ जाएगा। तो ये दो क्वांटिटीज मैच कर गए। और हम लोग इस बात को समझते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से डोमेन नहीं है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा राइट हैंड साइड से डोमेन है और राइट हैंड लिमिट हमारे फंक्शन वैल्यू से मैच कर गया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि hx इज कंटिन्यूअस एट 0। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल सकते हैं hx इज राइट कंटिन्यूअस एट 0, बट आप कंटिन्यूअस वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपका। ये मत समझना है कि 0 से लेफ्ट से फंक्शन अनडिफाइंड है तो आपको कोई प्रॉब्लम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यूअस बोल सकते हो। f is a continuous function on the real line. Given that this happens, then find the value of f root 3. Okay. हाँ, यहाँ पे वही बात है कि अगर हम fx स्टडी करना चाहें कि हाउ मच इज fx एज अ फंक्शन, यहाँ से तो देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक्स स्क्वायर, मतलब मैं fx के टर्म को एक तरफ कर दूंगा और रिमेनिंग टर्म को एक तरफ लिख दूंगा, 2x प्लस 2√3 -3 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ यहाँ से x माइनस √3, ठीक है। ये आपका fx दिख रहा है फ्रॉम हियर, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर x इक्वल टू √3। आप कह रहे हो कि f √3 निकालो, तो ऑब्वियस है इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो फंक्शन अनडिफाइंड है √3 पे। अगर आप x इक्वल टू √3 इसमें डालो तो पूरा 0 बराबर 0 आ जाएगा, देख के आप लिख के देख लो। तो बात ये है कि फिर कैसे होगा, तो फिर ऐसे होगा कि ये बात जो हमें बताई गई है कंटिन्यूटी, ये किस लिए दी गई है, वो बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं हमें इनडायरेक्टली कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो आप फंक्शन की वैल्यू को कंटिन्यूटी के रास्ते से लेकर आओ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था जहां पे हमने कंटिन्यूअस एक्सटेंशन की बात की थी। तो हम लोग का काम क्या है कि f √3 जो बताना था हम लोगों को, वो ये नहीं बताएगा, वो लिमिट बताएगा, एक्सटेंडिंग टू √3 fx, ये लिमिट बताएगा। तो हमारा काम क्या है, इसको फैक्टराइज करके कैंसिल करके लिमिट निकालना। तो लेट्स डू इट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3, ऊपर उसको फैक्टराइज करो, होपफुली आप फैक्टराइज कर लोगे। लेट मी चेक ये फैक्टर ठीक है कि नहीं है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे रूट्स, लेकिन उतना टाइम नहीं खराब करना। अपने को दिख रहा है कि ये फैक्टर कटना चाहिए, नहीं तो हमारा काम खराब होने वाला है, लिमिट ही नहीं आएगा। तो x माइनस √3 तो होगा ही होगा, तो दैट इज वेरी श्योर। और हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लें, फिर उसको चेक करें तो कितना कितना तैयार हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है। तो इस तरीके का हमारे को फैक्टराइजेशन इसमें है, आप चेक कर लेना। ये कैसे फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, √3 इसमें रख देना आप, तो √3 रखने के बाद कितना हो जाएगा, ये एक माइनस साइन भी नीचे ध्यान रखना है आपको, है ना। तो √3 रखने के बाद ये हो जाएगा 2 - 2√3, ठीक है ना। तो 2 - 2√3 डेटा हमारे पास है यहाँ पे। तो ये हमारे को लिमिट निकला है और इसी को हमने फंक्शन वैल्यू डिक्लेयर किया। क्यों किया, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन फंक्शन कंटिन्यूअस दे रहा है हम लोग, समझ में बात आ रही है आपको। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व है, आपने सुना होगा मॉड के बारे में। वो मॉड अपना एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मॉड नहीं है, दूसरा है x mod n इक्वल टू r। यहाँ पे हम समझाने के लिए हम लोगों ने आपको थोड़ा इसमें एग्जाम्पल समझाया है कि 10.3 mod 3 इक्वल टू 1.3 कैसे हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 10.3 को आपने 3 से डिवाइड किया, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपको पता है ना कि 10.3 में 3 × 3 होगा 9 और प्लस 1.3 बचेगा। तो आप मल्टीपल ऑफ 3 छोड़ दो, ये जो लिखा है इसने, और रिमाइंडर ले लो, तो ये आपका डेटा आएगा। तो जब आप 10.3 mod 3 करते हो तो 1.3 आ रहा है ना। जैसे अगर हम लोग मान लो फिर से कोई डिस्कस करें, मान लीजिए हमें 5 mod 3 बोलेंगे, तो क्या आप निकालोगे रिमाइंडर, बताओ आप बताओ। 5 mod 3 में क्या रिमाइंडर बताओगे, तो आपका 3 उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो क्योंकि 3 का मल्टीपल हटाना पड़ेगा आपको, तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। समझ बात, इट इज लाइक दिस। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन fx है वो mod 2 स्टडी कर रहा है और mod 4 स्टडी कर रहा है x के साथ, ठीक है ना।
और आपका डोमेन 0 से 9 है, तो इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड 2 वाले 2-2 यूनिट के स्टेप पे अपना चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बताता हूँ। जैसे अगर मैं x मॉड 2 की सिर्फ बात करूं तत्काल, बाद में स्क्वायर वगैरह कर लेंगे हम लोग, है ना, स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे। तो x मॉड 2 के अंदर क्या करना है अपने को, कि आपने को ये लिखना है कि अगर हम 0 से 2 तक होते तो जो नंबर आता है वो खुद ही फ्रैक्शन आता है। जैसे मान लो आप 1.5 ले लिए इसके अंदर से, तो 1.5 खुद ही फ्रैक्शन आएगा, तो जो x आप दे रहे हो वही फ्रैक्शन रह जाएगा, है ना, कुछ भी कम नहीं करना। जैसे 5 मॉड 3 में हमने 2 लाया, 2 कैसे लाया, 5 में से 3 घटा के लाया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप 2 से 4 में जाते हो तब क्या होगा, 2 से 4 में आपका डेटा 2 पॉइंट मान लो 5 चल रहा है, तो आपको फ्रैक्शन कितना देना है, रिमाइंडर कितना देना है, 0.5 देना है, तो 2 घटा के दोगे ना आप, तो उसके लिए आप लिखोगे इसमें x माइनस 2। तो 2-2 यूनिट के स्टेप पे ही x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इस तरह से होने लग जाएगा। तो आप ये फटाफट इसको कंप्लीट कर लो। हम लोग को कहां तक जाना है वो देख लो आप, हम लोग को 9 तक जाना है। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए यहां तक, ठीक है। और x मॉड 4 में क्या होगा बताओ, x मॉड 4 में क्या होगा आप बताओ, खुद बताओ। 4-4 के स्टेप पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे 0 से आप 4 तक जाते हो तो सिंपली x रहेगा। 4 से आप अगर 8 तक जाते हो, आप सपोज को 4 से 8 गए, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ रहे हो, तो 4 कम कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। और 8 से ऑब्वियसली दूर तो जा सकते थे हम लोग, बट 9 तक ही जाना है, तो उसका हो गया x माइनस 8। x माइनस 8 क्यों, क्योंकि आपने 4 का डबल मल्टीपल 8 आया, उसको हटा दिया और रिमाइंडर जो बचेगा सो बचेगा। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब एक्सप्रेशन में अब fx जनरेट करेंगे। तो fx कैसे जनरेट करोगे, आप सोचो दोनों को ऐड करना है, तो इसके सबका डेटा का कॉमन स्टडी करना पड़ेगा। तो आप उसको स्टडी करोगे 0 से पहले 2 में, है ना, तो 0 से 2 में ये x देगा और इसका स्क्वायर भी है शायद, x स्क्वायर देगा, और ये क्या देगा आपका, ये भी x देगा। तो ऐसे ऐसे आप लिखना शुरू कर दोगे, है ना। 4 तक क्या होगा, ये हमें देगा x माइनस 2, और ये देगा हम लोग को x ही देगा। फिर 4 से 6 तक क्या होगा, 4 से 6 तक क्या होगा, यहां से आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहां से आएगा x माइनस 4। चेक करो आप, यहां से x माइनस 4 आ रहा है 4 से 6 में, अभी तो 8 तक जाना है, तो 6 से 8 जाएंगे हम लोग, तो 6 से 8 में ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4, और फाइनली 8 से हम लोग 9 जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8। ठीक है, अब ये बातें सब क्लियर हो गई, पीस वाइज फंक्शन है। अब आप जैसे डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालते हो, डाउटफुल पॉइंट्स वहां निकाल जहां पे फॉर्मूला चेंज होता है, ये फॉर्मूला बदल रहा है 2 पे, तो आपको एक डाउट हुआ 2 पे, तो हमारे को डाउट्स इसमें 0 और 9 तो ओपन इंटरवल है, तो हमारे डाउट्स यहाँ पे हैं 2, 4, 6, 8, ये 4 डाउट्स हम लोग को दिख रहे हैं, डाउट्स हैं। अब लेट्स चेक द लिमिट्स। तो 2 के लेफ्ट से लिमिट आप यहाँ से ऐसी जबानी निकाल सकते हो, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 2 के राइट से लिमिट देखो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इन चारों पॉइंट्स पे आप स्टेप वाइज यहाँ से चेक कर लेना कि सब जगह फंक्शन में आपको दिक्कत आएगी, वो डिसकंटिन्यूअस निकल के आएगा, ठीक है ना। तो दीज 4 पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग को बताना था कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस क्वेश्चन में देखो मेन मुद्दा क्या है कि एक नया डेफिनेशन मिल गया हम लोगों को, उसके हिसाब से इसको पीस वाइज सेलेक्ट कर डेवलप करना। पीस वाइज अगर आप डेवलप कर देते हो तब तो आपका काम हो गया, और उसके लिए एग्जाम्पल भी सपोर्ट किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। वो चाहते हैं कि तुम क्वेश्चन को समझ के करो, ठीक है ना। बाकी मैंने समझा दिया, इसको और डिटेल में आप थोड़ा सा स्टडी कर लो। fx दिया हुआ है, hx एक फंक्शन है, fx और gx का रैशनल फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो देखो रैशनल फंक्शन में कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल रहता है, नीचे पॉलिनोमियल रहता है, तो पॉलिनोमियल दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी, जहां पे नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होने लग जाएंगे, वहीं पे दिक्कत आती है कोई भी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इन्होंने बोला है कि हमें दिक्कत हुई है सिर्फ x इक्वल टू -1 पे। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में x+1 का फैक्टर बना होगा,
तभी तो -1 पे आपको दिक्कत आ रही है। और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, x -1 -1 मतलब x+1 के फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा जिसके रूट्स रियल निकलते हो। आप जैसे मान लो डिनोमिनेटर में कोई रखना चाहे तो रख सकता है, x² + 6 रख लिया तो 0 हो नहीं रहा है, तो वो तो रख सकता है। लेकिन आपको लीनियर फैक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है, जो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है, x+1, और हो सकता है उसका कोई पावर भी हो वहां पे। देयर मस्ट बी सम पावर आल्सो पॉसिबल, x+1 का होल स्क्वायर, क्यूब, देखते हैं आगे के डिटेल्स क्या है। बट हम लोग को पता चल गया कि gx फंक्शन में ये क्वांटिटी होगा एज अ फैक्टर। h टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फिनिटी जाने पे इन्फिनिटी जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f और g का जो डिग्री है उसके बारे में कुछ आइडिया लग रहा है। न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होती है तो लिमिट कैसा आता है? फाइनाइट आता है। कुछ ऊपर की डिग्री कम होती है तो 0 आता है, क्योंकि नीचे वाला बहुत लार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि फिर ये इन्फिनिटी क्यों आ रहा है? इन्फिनिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले डिग्री से ज्यादा होगी। तो एक बात ये समझ में आ गई कि डिग्री, इससे पता चला कि डिग्री ऑफ f मस्ट बी लार्जर देन डिग्री ऑफ g, ये पता चला। ठीक है, तो ऊपर f की डिग्री तो 3 है, इसका मतलब g की डिग्री 3 से कम है, ये पता चल गया। तो डिग्री ऑफ g जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये फैक्टर तो रखना ही है, तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 तो रख नहीं सकते, 3 से कम रखना है। तो अब इन दोनों चीजों में हम डिसाइड करेंगे कि x+1 यहाँ फैक्टर है कि x+1 का होल स्क्वायर वहां फैक्टर है। ठीक है, दैट विल डिसाइड। -1 पे इन्होंने बोला कि हमारा लिमिट निकल गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये फैक्टर कैंसिल हुआ हो x+1 का। तो लेट अस सी, f को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। fx को जब फैक्टराइज करोगे आप तो इससे एक बात खुल रही है कि x+1 फैक्टर उसमें दिख रहा है, लेकिन और फर्दर फैक्टर नहीं दिख रहा है। इसके पास और फर्दर x+1 का रूट देने की शक्ति नहीं है। इसकी रैशनल रूट्स आएंगे 2, इसके पास और फर्दर शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि f के अंदर x+1 फैक्टर है सिंगल टाइम्स। अब आप कह लो कि मेरा लिमिट निकल गया, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू -1 x+1 x² - 2x - 1 अपॉन gx। gx मतलब अब gx देखो, इस फैक्टर को रखना है तो x+1 के पावर में जो डाउट है कि 1 रहेगा कि 2 रहेगा, अभी मैं क्लियर करता हूं। और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है वहां पर, लेट अस से कि कोई कांस्टेंट के वहां होगा, कांस्टेंट में भी देयर, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करो कि यहाँ पावर 2 होता, तो इमेजिन करो क्या होता, x+1 का फैक्टर कट जाता, एक x+1 नीचे डिनोमिनेटर में रह जाता, और उसके बाद जब टेंडिंग टू आप 0 करते, टेंडिंग टू -1 करते तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, और उसके बाद ये गड़बड़ हो जाता, ये एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट। कब? जब यहाँ 2 होता तो हम लोग को ये समझ में आ गई है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने में 2 नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 ही होना चाहिए। दैट मींस कि जीएस का ढांचा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि x+1 टाइम्स कोई कांस्टेंट होगा। 2 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 2 होगा तो इसकी शक्ति नहीं है, एक फैक्टर काटेगा, एक फैक्टर नीचे बच जाएगा, फिर लिमिट आपका इनफिनाइट चला जाएगा या -इनफिनाइट चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, जो कि हमें हाफ दिया गया। तो अब इससे हम पकड़ते हैं कि इसका लिमिट हाफ कैसे आया, अज्यूमिंग कि इसका पावर 1 है, p को हमने यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है, अब ये फैक्टर काटो और लिमिट लो, तो -1 डालने पे क्या आ रहा है लिमिट, -1 डालने पे आपका आ रहा है लिमिट 2/k, और इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो आपको डिसाइड हो गया अब क्लियरली इन कंडीशंस के साथ कि g जो है वो 4 टाइम्स x+1 है। समझ में आ रही बात आपको? कई कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। एक तो इस वाली बात को डिस्कस किया गया कि एक ही लीनियर फैक्टर वहां नीचे ऑपरेट कर रहा है, इससे पता लगा कि डिग्री हमारा जी में ज्यादा नहीं है, इससे पता चला कि ये फैक्टर 1 कट जाएगा तभी लिमिट निकलेगा, तो उसी कारण से हम लोगों को एक कांस्टेंट का भी पता चल गया। ठीक है, अब काम उसके बाद बहुत सिंपल है कि आप ये लिमिट निकालो। तो उसमें लिमिट में क्या करोगे आप, x × 0 पे तो फंक्शन आपका f अच्छा है, कंटिन्यूअस है, g भी 0 पे कंटिन्यूअस है, और h में भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो बोला ही था उन्होंने कंटिन्यूअस है, तो सीधे सीधे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दोगे आप, है ना। तो लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू, तो 3h0 प्लस f0 माइनस 2g0, है ना। अब h0 क्या था आप देख लो, f0 अपॉन g0,
तो 3f0 अपॉन g0 निकालो और f0 0 निकालना शुरू कर दो। f0 कितना था, -1 था और g0 कितना था, 4 था। ठीक है ना, तो डेटा यहां भी डालो, -3/4 और ये कितना आ रहा, -9 आ गया, तो -9.75 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने, ये लिमिट का काम इसमें ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो, 0 h में भी, f में और g में भी, सीधे सीधे फंक्शन वैल्यू निकाल के आपका काम हो जाएगा। मेन काम था gx को ट्रैप करना, कि gx कैसे निकलेगा।